नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टीचिंग पाठशाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है बैलेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत अच्छे से हम आज की क्लास में बैलेड की एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बैलेड की डेफिनेशन। बैलेड को एक नरेटिव पोएम या सॉन्ग के रूप में समझते हैं। इसका मतलब है कि यह केवल पोएम नहीं है, बल्कि एक ऐसी पोएम है जिसमें एक कंप्लीट स्टोरी प्रेजेंट होती है। इसलिए बैलेड में स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। इसे हम फोक बैलेड या पॉपुलर बैलेड भी कहते हैं, क्योंकि यह आम लोगों के बीच पॉपुलर था और एलिट क्लास तक सीमित नहीं था। यह लिटरेचर का ऐसा फॉर्म है जो डायरेक्टली कॉमन पीपल की लाइफ और एक्सपीरियंसेस से जुड़ा हुआ है। बैलेड का ओरिजिन ओरल ट्रेडिशन से हुआ है, यानी पहले के समय में लोग इसे लिखते नहीं थे, बल्कि गाकर और सुनाकर एक दूसरे तक पहुंचाते थे। यही कारण है कि इसमें म्यूजिकल क्वालिटी नेचुरली डेवलप हो गई, क्योंकि यह जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहा। इसलिए इसमें समय के साथ थोड़ा बहुत चेंज भी आता रहा। हर सिंगर अपनी तरह से इसे मॉडिफाई कर सकता था। इसी ओरल ट्रेडिशन के कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आती है कि अधिकांश बैलेड्स के ऑथर अननोन हैं, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखकर पब्लिश नहीं किए गए थे, बल्कि सामूहिक रूप से विकसित हुए थे। अब की फीचर्स ऑफ बैलेड देखते हैं। बैलेड की सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट फीचर यह है कि यह हमेशा एक स्टोरी यानी नरेटिव फॉर्म में होती है, यानी इसमें कैरेक्टर्स, इवेंट्स और एक्शंस होते हैं, जिससे यह एक कंप्लीट कहानी की तरह डेवलप होती है। इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल और डायरेक्ट होती है, क्योंकि यह आम लोगों के लिए बना था, इसलिए इसमें डिफ़िकल्ट या ऑर्नामेंटल लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता। इसका मेन एम होता है कि लिसनर आसानी से समझ सके। बैलेड में हम देखते हैं कि एक्शन और डायलॉग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पोएट लंबे डिस्क्रिप्शन देने के बजाय कैरेक्टर्स के बीच बातचीत और घटनाओं के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इससे यह ज़्यादा ड्रामेटिक और लाइवली बन जाता है। एक और ख़ास बात यह है कि इसमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस की कमी होती है, यानी नेचर सेटिंग या बैकग्राउंड को बहुत विस्तार से नहीं बताया जाता। इसका कारण यह है कि फोकस पूरी तरह स्टोरी प्रोग्रेशन पर रहती है। इसी वजह से बैलेड की स्टोरी बहुत फास्ट पेस में आगे बढ़ती है, घटनाएं जल्दी जल्दी होती हैं और लिसनर का इंटरेस्ट लगातार बना रहता है। अब इसका स्टाइल एंड स्ट्रक्चर देखते हैं। बैलेड की स्टाइल और स्ट्रक्चर इसे बाकी पोएटिक फॉर्म से अलग बनाती है। इसकी सबसे पहली खास बात यह है कि यह अक्सर इन मीडियाज रेस से शुरू होती है। इसका मतलब है कि कहानी सीधे बीच से शुरू होती है, बिना किसी लॉन्ग इंट्रोडक्शन के। इससे लिसनर की क्यूरियोसिटी तुरंत जाग जाती है। बैलेड में नरेशन से ज़्यादा डायलॉग का यूज़ होता है, यानी कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं और उसी के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। इससे पोएम में ड्रामेटिक इफेक्ट आता है और यह सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है रिपीटिशन। कुछ वर्ड्स, फ्रेजेस या लाइंस बार बार रिपीट होते हैं। यह रिपीटिशन सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होता, बल्कि इसे पोएम की म्यूजिकल क्वालिटी बढ़ती है और लिसनर के मन में बात स्ट्रांगली बैठती है। इसके साथ ही बैलेड में स्ट्रांग रिदम और राइम का यूज़ होता है। यही कारण है कि इसे आसानी से गाया जा सकता है और याद भी रखा जा सकता है। अब हम बैलेड के एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल पार्ट को समझते हैं, जिसे बैलेड स्टैंजा कहा जाता है। बैलेड स्टैंजा एक क्वार्टरन होता है, यानी इसमें कुल 4 लाइन्स होती हैं। यही इसकी बेसिक यूनिट है और पूरी बैलेड इसी पैटर्न में आगे बढ़ती है। इस स्टैंजा की सबसे खास बात इसका मेट्रिकल पैटर्न यानी स्ट्रेस पैटर्न होता है। इसमें लाइन 1 और लाइन 3 में 4 स्ट्रेसेस होते हैं और लाइन 2 और लाइन 4 में 3 स्ट्रेसेस होते हैं। यह पैटर्न एक नेचुरल रिदम क्रिएट करता है, जिससे पोएम को गाना आसान हो जाता है। अब अगर हम इसके राइम स्कीम की बात करें तो यह आमतौर पर ABCB होता है। इसका मतलब है कि लाइन 2 और लाइन 4 आपस में राइम करती हैं, जबकि लाइन 1 और लाइन 3 ज़रूरी नहीं है कि राइम करें। यह स्ट्रक्चर बैलेड को एक म्यूजिकल फ्लो देता है और इसे सुनने में बहुत प्लेजेंट बनाता है। इसी तरह बैलेड स्टैंजा केवल फॉर्म नहीं है, बल्कि यह पूरे पोएम की रिदम, मूवमेंट और म्यूजिकलिटी को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं कॉमन डिवाइसेस इन बैलेड्स। बैलेड्स को इंटरेस्टिंग और म्यूजिकल बनाने के लिए कुछ खास डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आता है स्टॉक फ्रेजेस। ये कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं जो बार बार यूज़ होते हैं। क्योंकि बैलेड्स ओरल ट्रेडिशन से आए हैं, इसलिए ऐसे फ्रेजेस सिंगर को पोएम याद रखने में मदद करते हैं। अब आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से। ओ माई लव कम बैक टू मी, ओ माई लव कम बैक टू मी, across the sea come back to me, oh my love come back to me। यहाँ oh my love come back to me एक फिक्स्ड फ्रेज है जो बार बार रिपीट हो रहा है। यह एक टिपिकल स्टॉक फ्रेज है जो कई बैलेड्स में मिल सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिवाइस है रिफ्रेन। यह एक लाइन या कुछ लाइंस होती हैं जो हर स्टैंजा के बाद रिपीट होती हैं। इससे पोएम में एक स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल पैटर्न बनता है और लिसनर के माइंड में वह लाइन बार बार बैठ जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। He walked alone in the night so cold, searching for silver, searching for gold, through the forest brave and bold, and the wind blew cold।
He climbed the hill so high and old, fighting fears he could not hold. Still his story must be told, and the wind blew cold. यहाँ and the wind blew cold हर स्टैंजा के अंत में एग्जैक्टली रिपीट हो रहा है, यही रिफ्रेन है। तीसरा है इंक्रीमेंटल रिपीटेशन। इसमें लाइंस रिपीट होती हैं लेकिन हर बार थोड़ा सा चेंज होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है क्योंकि इससे रिपीटेशन भी रहता है और साथ ही स्टोरी भी आगे बढ़ती रहती है। इन डिवाइस का मुख्य पर्पस होता है पोएम को ईजी टू रिमेंबर बनाना, म्यूजिकल क्वालिटी बढ़ाना और लिसनर पर स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट डालना। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही रोड टू द टाउन, ही रोड टू द टाउन सो फास्ट, ही रोड टू द टाउन सो फास्ट एंड फ्री, ही रोड टू द टाउन टू सेव हिज लेडी। यहाँ हर लाइन में बेस सेम है, ही रोड टू द टाउन, लेकिन हर बार न्यू इन्फॉर्मेशन जुड़ रही है, यही इंक्रीमेंटल रिपीटेशन है। तो इन डिवाइसेस का मुख्य पर्पस होता था पोएम को इजी टू रिमेंबर बनाना, म्यूजिकल क्वालिटी बढ़ाना और लिसनर पर स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट डालना। अब देखते हैं ओरिजिन एंड हिस्ट्री। बैलेड का ओरिजिन बहुत पुराना है और यह मुख्य रूप से मिडिल एजेस में डेवलप हुआ। उस समय लिटरेसी ज़्यादा कॉमन नहीं थी, इसलिए लोग अपनी स्टोरीज़ को ओरल ट्रेडिशन के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते थे, यानी गाकर और सुनाकर। शुरुआत में बैलेड्स इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा पॉपुलर थे। यहाँ के लोग इन्हें फेस्टिवल्स, गैदरिंग और डेली लाइफ में गाते थे। धीरे धीरे ये बैलेड्स कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए। अब एक इंपॉर्टेंट स्टेज आता है जब इन ओरल बैलेड्स को लिखित रूप में प्रिजर्व किया गया। सबसे पहले थॉमस पर्सी ने 1765 में रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री पब्लिश की। इस बुक में उन्होंने पुराने बैलेड्स को कलेक्ट करके पब्लिश किया, जिससे लोगों का इंटरेस्ट फिर से बैलेड की ओर बढ़ा। इसके बाद फ्रांसिस जेम्स चाइल्ड ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। उन्होंने लगभग 305 बैलेड्स को कलेक्ट और क्लासीफाई किया, जिन्हें आज हम चाइल्ड बैलेड्स के नाम से जानते हैं। ये कलेक्शन आज भी बैलेड स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि बैलेड पहले एक ओरल फॉर्म था, लेकिन बाद में स्कॉलर्स ने इसे रिटन फॉर्म में प्रिजर्व किया, जिससे यह लिटरेचर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। अब हम बैलेड के पहले टाइप को समझते हैं, जिसे पॉपुलर बैलेड कहा जाता है। पॉपुलर बैलेड्स को हम ट्रेडिशनल बैलेड भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं और इनका कोई स्पेसिफिक ऑथर नहीं होता। ये एनोनिमस होते हैं, यानी किसी एक व्यक्ति ने इन्हें लिखकर पब्लिश नहीं किया, बल्कि ये धीरे धीरे लोगों के बीच विकसित हुए। इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि ये ओरल ट्रेडिशन के माध्यम से फैलते हैं, यानी लोग इन्हें गाकर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाते हैं। इसी कारण से हर जगह पर इनके अलग अलग वर्जन्स भी मिल सकते हैं, जैसे फार्मर्स, वर्कर्स, ट्रैवलर्स एट्सेट्रा। ये उनकी डेली लाइफ, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। इनका सब्जेक्ट मैटर बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल होता है, जैसे लव, ट्रेजेडी, एडवेंचर और समटाइम सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी होते हैं। इनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल और डायरेक्ट होती है, ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके। अब हम बैलेड के दूसरे टाइप को समझते हैं, जिसे ब्रॉडसाइड बैलेड कहा जाता है। ब्रॉडसाइड बैलेड पॉपुलर बैलेड से अलग होते हैं, क्योंकि ये ओरल ट्रेडिशन से नहीं बल्कि प्रिंटेड फॉर्म में मिलते हैं। इन्हें एक सिंगल शीट यानी ब्रॉड साइड पर छापा जाता था और फिर इन्हें स्ट्रीट्स, मार्केट और फेयर्स में बेचा जाता था। ये खासकर 16वीं सेंचुरी ब्रिटेन में बहुत पॉपुलर हुए, जब प्रिंटिंग का यूज़ बढ़ने लगा था। ब्रॉड साइड बैलेड का मेन पर्पस था लोगों को एंटरटेन करना और इन्फॉर्मेशन देना। इसलिए इनका सब्जेक्ट मैटर अक्सर होता था करंट इवेंट्स, फेमस पर्सनैलिटीज़, क्राइम्स एंड अनयूजुअल इंसिडेंट्स। यानी ये उस समय के न्यूज़ प्लस एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन थे, जैसे आजकल के हम मैगजीन्स वगैरह देखते हैं। अब हम बैलेड के तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप को समझते हैं, जिसे लिटरेरी बैलेड कहा जाता है। लिटरेरी बैलेड पॉपुलर बैलेड से अलग होता है, क्योंकि इसे किसी नोन पोएट द्वारा कॉन्शियसली लिखा जाता है, यानी इसका ऑथर नोन होता है, जबकि ट्रेडिशनल बैलेड्स में ऑथर अननोन होता है। ये बैलेड्स फोक बैलेड्स यानी पॉपुलर बैलेड से इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन इनकी लैंग्वेज और स्टाइल ज़्यादा रिफाइंड, आर्टिस्टिक और कंट्रोल होती है। इसमें पोएट जानबूझकर लिटरेरी टेक्निक का यूज़ करता है। लिटरेरी बैलेड में भी नैरेटिव स्टोरी होती है, डायलॉग और एक्शन होते हैं और कई बार सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी होते हैं, लेकिन यह सब ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और पॉलिश फॉर्म में मिलता है। सैमुअल टेलर कॉलरिज की द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, विलियम वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड कलेक्शन, ये दोनों वर्क्स लिटरेरी बैलेड के बेस्ट एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। रोमांटिक पीरियड बैलेड्स। अब हम बैलेड्स के डेवलपमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ को समझते हैं, जिसे रोमांटिक पीरियड कहा जाता है। रोमांटिक एज में बैलेड्स का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। इस पीरियड के पोइट्स ने ट्रेडिशनल बैलेड्स को अपनाया, लेकिन उसमें अपनी पर्सनल फीलिंग, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी भी जोड़ दी। रोमांटिक बैलेड्स की सबसे खास बात यह है कि इनमें इमोशंस पर बहुत जोर दिया जाता था। पोइट्स नेचर, ह्यूमन फीलिंग्स और इमेजिनेशन को बहुत इंपॉर्टेंट देते थे। इसके साथ ही रोमांटिक बैलेड में हम अक्सर देखते हैं नेचर का सुंदर वर्णन, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जैसे स्पिरिट्स, मिस्ट्री, अननोन फोर्सेस, डीप इमोशनल एक्सप्रेशन। इस पीरियड में जर्मन राइटर जैसे जोहान वॉल्फगैंग वॉन गोथे और G.A. बर्गर का भी इन्फ्लुएंस रहा। इन्होंने बैलेड फॉर्म को एक नया आर्टिस्टिक डायमेंशन दिया। अब इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक बैलेड की सबसे बड़ी अचीवमेंट है लिरिकल बैलेड। यह कलेक्शन लिखा गया था विलियम वर्ड्सवर्थ और S.T. कॉलरिज के द्वारा।
इस बुक ने लिटरेचर में एक नई शुरुआत की और इसे रोमांटिक मूवमेंट की बिगनिंग माना जाता है। अब हम बैलेड का एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल समझते हैं, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जिसे एस टी कॉलरिज ने लिखा था। यह एक लिटरेरी बैलेड है जिसमें बैलेड की लगभग सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं। इस पोएम की सबसे खास बात यह है कि फर्स्ट पर्सन नरेशन में लिखी गई है, यानी कहानी खुद एंशिएंट मैरिनर यानी एक नाविक द्वारा सुनाया जाता है। इससे पोएम बहुत पर्सनल और एंगेजिंग बन जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने एक एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये एम.एच. एब्राम की बुक से मैंने लिया है, जो कि काफ़ी बच्चों को बहुत हार्ड लगती है समझने में, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया है। आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।